नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट क्लास जो थी वो थी अपने अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो और कुछ रोगों के बारे में, जो उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन अपन ने पढ़ा कि भाई दृष्टि दोष जो होते हैं वो किस तरह से होता है, ठीक है। कि दूर का नहीं दिखता तो कौन सी बीमारी होती है, दूर का नहीं दिखता तो वो होती है कौन सी, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, मायोपिया होता है। और पास की नहीं दिखती तो वो होता है दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। ये नाम अजीब है, दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, ठीक है। और इनके करेक्शन कैसे करते हैं, तो देखो निकट दृष्टि के लिए लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है, और दूर दृष्टि के लिए लगाते हैं उत्तल लेंस। और जो जरा दृष्टि होती है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापे के साथ में ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो उसके लिए लगाया जाता है क्या, बाई फोकल लेंस लगाया जाता है। और जो कैक्टस जो होते हैं उनके अंदर जो है वो मोतियाबिंद के अंदर क्या किया जाता है, सर्जरी करके लेंस को रिप्लेस किया जाता है। आज जो है कुछ अन्य घटनाएं जो है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश द्वारा कौन कौन सी अन्य घटनाएं जो होती है वो इसको अपन देखेंगे। सबसे पहला है, जैसे देखो प्रकाश की पहली घटना है जैसे इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का मतलब होता है रेनबो, ठीक है। रेनबो कब बनता है, पहली चीज ये बनता है बरसात के दिन में, ठीक है, के दिन में, ठीक है। जब बारिश बंद हो जाती है, ठीक है, जब बारिश बंद हो जाती है तब बनता है रेनबो, ठीक है। बंद होने के बाद में क्या होगा, हमेशा सूर्य की अपोजिट साइड में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है, विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। सूर्य की हमेशा क्या होगा, ये विपरीत दिशा में बनेगा। तो होती क्या है, जो पानी की बूंदे होती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण वो प्रिज्म का काम करती है। प्रिज्म में अपन ने देखा था कि जो प्रिज्म में से अगर श्वेत प्रकाश को अगर गुजारा जाता है तो वो 7 कलर के अंदर बढ़ जाता है, ये अपन ने देखा था प्रिज्म के अंदर। तो जो वर्षा की जो बूंदे होती है, बादल की बूंदे जो होती है, तो वो क्या होती है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है, ठीक है। कर्व सरफेस होती है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म में सबसे पहले जो किरण आती है, ठीक है, वो जो किरण आएगी उसका क्या होगा, पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये यहाँ चलेगी। और यहां से जैसे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में यहाँ पे ये 7 कलर के अंदर बढ़ जाती है, तो ये 7 कलर के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। तो 7 कलर के अंदर जब ये बढ़ जाती है तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो होता है यहाँ पे अपवर्तन होता है, क्या होता है, एक तो होता है अपवर्तन और दूसरा होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, और अपवर्तन के कारण क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो देखो वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाले 7 रंगों का चंद्रकार, क्योंकि बूंद का शेप जो होता है वो कर्व होता है, और कर्व होने के कारण ही इंद्रधनुष जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, कर्व में बनता है, चंद्राकार में बनता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश प्रेक्षण पीठ की दिशा में से जो रहा हो, ठीक है, जल की बूंदे आंखों के सामने होती है, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वन विक्षेपण और अपवर्तन की घटना होने के सामने आता है। तीनों घटना होती है, देखो अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और वन विक्षेपण भी होता है। यहाँ पे देखो ये तो हुआ वन विक्षेपण, वन विक्षेपण, ठीक है। तो तीनों घटना होती है। तो रेनबो जब बनता है वो तीनों घटनाओं से बनता है। पहला है प्राथमिक, अगर इंद्रधनुष बनता है वो क्या होता है, 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। सामान्य अवस्था में एकल रूप में होता है, जिसके अंदर की तरफ बैंगनी रंग साफ दिखाई देता है, बैंगनी रंग जो होगा वो ज्यादा दिखाई देगा।
द्वितीय जो इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, जिसमें द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अंदर की तरफ लाल रंग दिखाई देता है और बाहर छाप जो होता है वहां पे बैंगनी कोण की तरह दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बाहर की ओर ये बनता है, प्राथमिक जो बनता है उसके ऊपर बनता है, वो कौन सा होता है, द्वितीय वाला होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है कि बारिश के दिनों के अंदर बनता है, जब बारिश बंद हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, सूर्य जहां से निकलता है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो सामने की तरफ बनता है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि इसमें अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इंद्रधनुष बनता है इसकी सरफेस कर्व की होती है, हमेशा कभी भी सीधा स्ट्रिप में नहीं बनता, कभी क्या हमेशा कैसा बनता है, कर्व में बनता है, क्योंकि जो बूंद जो होती है वो प्रिज्म का काम करती है। बूंद का शेप जो होता है वो कैसा होता है, कर्व होते के कारण जो बन रहा है इंद्रधनुष वो कैसा बनेगा, कर्व बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखो, प्रकीर्णन जो है वो बोलते हैं अपन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होता है, जब किसी कण पे, कोई कण है में जब प्रकाश गुजरता है, प्रकाश की किरण गुजरता है, तो प्रकाश क्या करता है कि कण जो होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कण ने जैसे अवशोषित किया और वापस अवशोषित करके उसको चारों दिशाओं में फैला देगा। ठीक है, चारों दिशाओं में उसको क्या कर देता है, फैला देता है, जैसे टिंडल इफेक्ट अपन ने पढ़ा था उसी तरह से। तो ये चारों तरफ जब फैल जाता है तो ये पार जो होता है वो कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन बोला जाता है। कि जब किसी सघन माध्यम में से गुजरता है प्रकाश, तो माध्यम के कण प्रकाश का अवशोषित कर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं के अंदर फैला देते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इंपोर्टेंट घटना है ये भी। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, कई बार सवाल आते हैं इसके। ठीक है, रेले ने बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की मात्रा किसके बराबर होगी, वो समानुपाती होती है 1/λ की पावर किसके, 4 के। लैम्ब्डा का मतलब होता है तरंगदैर्ध्य। लैम्ब्डा का मतलब क्या है यहाँ पे, तरंगदैर्ध्य से। तरंगदैर्ध्य से प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। इंपोर्टेंट, किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य पे है। जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कम होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, उसका अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है तो वहां पे उसका प्रकीर्णन सबसे पहले होगा, सर्वाधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है, इसके लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और सफेद रंग का, सॉरी, बैंगनी रंग का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। विब और लास्ट में क्या आता है, आर आता है। तो आर का लैम्ब्डा जो होता है वो इसका ज्यादा है और इसका लैम्ब्डा जो होगा वो कैसा है, कम है। ठीक है, नीले रंग का प्रकाश जो होता है, जैसे सूर्य जो होता है वो उदय जब देखते हैं तो अपन को लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि ये हॉरिजॉन्टल में होता है, पहली चीज। ठीक है, अभी उदय होना आता है तब वो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि जो बैंगनी रंग जो होता है वो पहले से ही क्या हो जाएगा, देखो ये दूरी भी क्या है, ये ज्यादा होती है इसके मुकाबले में। ये दूरी जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो उस समय क्या होगा, प्रकीर्णन जब होगा तो सबसे पहले प्रकीर्णन कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे वॉयलेट कलर अपनी आंखों तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, उसकी कम होने के कारण। ठीक है, और जो लाल रंग होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो प्रकीर्णन जो होगा वो लंबे समय तक कम होता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए होता है। इसलिए अपने को सूर्य जो दिखता है वो कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। तो यही कारण है कि सूर्य जब उदय होता है अस्त होता है तो उसका लाल रंग का दिखना, ये कारण किसका है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, देखो सूर्य अस्त होता है, आकाश में नारंगी रंग का दिखाई देता है, इसका कारण प्रकीर्णन है। दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी क्या है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष जो होता है वो काला रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे कोई कण है ही नहीं। ठीक है, अंतरिक्ष
काले रंग का दिखाई देता है, कि कोई वायुमंडल नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसके कारण कण होते ही नहीं है तो वो अवशोषण करेंगे, प्रकीर्णन होगा नहीं। समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसका कारण यही है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कैसा होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा, ठीक है। इसलिए प्रकीर्णन क्या होता है इसका, कम तक रहता है, लंबे समय तक चलता है और दूर से ही अपन को लाल रंग दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद रंग दिखाई देता है। ये रेले के नियम की पालना नहीं करता, क्योंकि इसमें ए जो होता है, ठीक है, वो जो होता है वो क्या होता है, लैम्ब्डा से तरंग दैर्ध्य से उसकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आकार जल की बूंदे सूक्ष्म हो जाती है, इसके कारण कैसा होता है, बादल जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक सीवी रमन ने, याद रखना, और उसके सहयोगी द्वारा 1920 में अणुओं के द्वारा, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन को में गहन अध्ययन किया था उन्होंने, ठीक है। सीवी रमन ने, इन्होंने प्रकीर्णन के बारे में गहन अध्ययन किया था। कहते हैं कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग कैसा, ये जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो किसी ने उनको कहा कि भाई आसमान का रंग जो है वो नीला है, और नीले के कारण उसकी जो परछाई जो गिर रही है वो पानी के अंदर गिर रही है, तो इसलिए समुद्र जो है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन उनके मन में ऐसा था कि ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने इसके बारे में प्रयोग लगाया तो बताया कि प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, जो समुद्र जो है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश के रंग है, देखो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है। द्वितीय कलर जो होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से रंग को, द्वितीय रंग जो प्राथमिक रंग के मिक्सर से बनते हैं, जैसे लाल और हरा मिलेगा तो क्या बनता है, पीला रंग बनता है। नीला और लाल बनता है तो मैजेंटा बनता है, ठीक है। नीला और हरा बनता है तो मोरपंख नीला बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, द्वितीय रंग है। द्वितीय रंग क्या होता है, जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। तो सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देता है, समुद्र भी नीला दिखाई देता है, खतरे का निशान लाल रंग का होता है। तो इनके सबका जो मेन जो रीजन है वो क्या है, प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है पूरक कलर। क्या होता है, जो दो रंग जो आपस में मिलकर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और मेजेंटा को मिला दो सफेद बन जाएगा, हरे और मेजेंटा को मिला दो सफेद रंग बन जाएगा, नीला और पीला मिला दो सफेद रंग बन जाएगा। जब नीले और पीले रंग का मिश्रण किया जाता है तो वह दूधिया हरा रंग बन जाता है। जब नीले और पीले को मिक्स किया जाएगा तो वो कैसा बनेगा, दूधिया बनेगा, दूधिया हरा रंग बनता है। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, देखो प्रकाश की बहुत सारी घटना है, जैसे अपवर्तन पढ़ा अपन ने, ठीक है, परावर्तन पढ़ा, इसी तरह से व्यतिकरण भी होता है। लेकिन इतना अपने को विस्तृत में पढ़ना नहीं है, केवल डेफिनेशन याद रखनी है कि ये क्या होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जब किसी स्लिट में से, किसी स्लिट में, ये युंग ने किया था, यंग ने किया था इस, ठीक है, तो यंग ने समझाया था कि किसी स्लिट में से प्रकाश को गुजारा जाता है अलग अलग, तो वो एक दूसरे पे क्या होता है, अध्यारोपित हो जाते हैं, ठीक है। तो कई वो ज्यादा होते हैं, जैसे एक समान वाले दोनों तरंग आवृत्ति वाले, फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले अगर जो कलर होंगे वो एक दूसरे, तो वो गहरा रंग बनेगा, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी वाले बनेंगे तो वो हल्के रंग बनेंगे। तो यहाँ पे ये बताया कि यंग के अनुसार जो समान आवृत्ति के किंतु अलग अलग तीव्रता, तीव्रता उसकी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, कि प्रकाश तरंग माध्यम में गति करते हुए एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं, ठीक है। ओवरलैप बिल्कुल नहीं होती, अध्यारोपित होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चलती है, वापस अलग भी हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश के तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है या कई घट जाती है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश का क्या होता है, व्यतिकरण कहते हैं। तो कई तो आपको देख रहे हो कि कई ये काट रही है, ठीक है, और कई वापस क्या हो रही है, तो ये बैंड बन रहे हैं, देखो ये ब्राइट बना, ये डार्क बना, ये वापस ब्राइट बना, ये डार्क बना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कट रही है, ठीक है। तो जहां पे अलग अलग आवृत्ति की जो होती है तीव्रता वाली, ठीक है, वो क्या, आवृत्ति तो सबकी समान होती है लेकिन तीव्रता क्या होती है उनकी अलग अलग होती है। तो अलग अलग तीव्रता वाली को जब एक दूसरे को कट करती है या ओवरलैप करती है, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है, प्रकाश जो कहीं पे क्या हो जाती है, उसकी तीव्रता, तरंग का परिणामी क्या होता है, तीव्रता कहीं बढ़ जाती है कहीं कम हो जाती है। तो अलग अलग रंग की अपने को क्या होती है, यहाँ पे दिखाई देती है। इस घटना को भी क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है।
ये यंग ने दिया था। केवल डेफिनेशन याद रखनी है, इतना आपके सवाल आएंगे नहीं इतने। दूसरा, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रयुक्त प्रकाश कला संबंध से होना चाहिए किसी ना किसी से। ठीक है, व्यतिकरण में दो तरंगा अध्यारोपण का परिणाम है। दो तरंगे जो होती है वो एक दूसरे को अध्यारोपण करती है, इसका परिणाम है। ये तरंगे अध्यारोपित सिद्धांत पे आधारित होती है। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी जिसमें तीव्रता अधिक होती है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है जिसमें तीव्रता कम होती है। समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर डेल जो होता है वो एन लैम्बडा होना चाहिए। ठीक है, और विनाशी व्यतिकरण हेतु पथांतर क्या हो जाता है, डेल बराबर, ठीक है, 2n-1 अपन लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। उदाहरण के लिए साबुन के पानी के बुलबुले, ये उदाहरण याद रखने, साबुन के पानी में बुलबुलों का रंगीन दिखना। साबुन को आप देख रहे हो कि पानी के जो होते हैं उसमें बुलबुले जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं, तो उसका कारण। सीडी में और डीवीडी में एक भाग जो होता है वो रंगीन दिखता है, उसका भी कारण व्यतिकरण है। ठीक है, सड़क पे फैलने वाले तेल जो होता है, जैसे तेल फैल गया और वहां पे अपने को दिखना है, ठीक है, तो वो कलरफुल दिखेगा, और कलरफुल दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण होता है। तो उदाहरण याद रखना है। नेक्स्ट है ध्रुवण। ध्रुवण क्या है, देखो ध्रुवण में क्या होता है कि प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे अभी चल रही है वो जैसे हॉरिजेंटल में चल रही है, तो जैसे ही बात उस सोर्स में जाती है, ठीक है, तो जिसमें में से गुजरेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा कि उसकी जो दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। इसी को बोला जाता है क्या, ध्रुवण। पोलरिटी उसकी चेंज हो जाती है, ध्रुवित अध्रुवित से ध्रुवित हो जाती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है तथा संश्रित हो रही प्रकाश तरंगे के संबंध में विद्युतीय क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। विद्युत जो होगा वो कैसा होता है, उसके लंबवत चलेगा। ठीक है, तरंग ऐसे चल रही है तो ये इस तरह से चलेगा। जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है, जिससे माध्यम की कण इसकी गति की दिशा में लंबवत अलग अलग तलों पे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यदि हम पोलराइड कांच ग्लास का प्रयोग करें तो कंपन एक ही तल में होने लगते हैं। तो कंपन की दिशा कैसे हो जाएगी, एक ही तल में होने लग जाएगी। ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो सिंपल सी बात इसमें ये याद रखनी है कि जैसे वो अनुप्रस्थ चल रहा था तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे माध्यम में जाएंगे उसमें गुजारेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे सीधा ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो अब ये होगा तो वो इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ये परिघटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, तो ध्रुवण क्या है, जब किसी प्रकाश को किसी माध्यम में से गुजारा जाता है तो प्रकाश जैसे अनुप्रस्थ गति करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी जो दिशा जो होगी वो कैसी हो जाएगी, लंबवत, या उसकी दिशा जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। यदि हम पोलराइड ग्लास में से कंपन करवाने के तल में लगते हैं तो ऐसे प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। एक ही तल में दोनों क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो कौन सा होगा, ध्रुवण होता है। तो ध्रुवण में क्या है, डायरेक्शन बदल जाती है। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, मैक्सवेल ने क्या बताया था, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर ध्रुवण की व्याख्या की थी उन्होंने। ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति हेतु नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट से बनी फिल्म का प्रयोग किया था। पोलराइड धूप के चश्मों में, खिड़की के शीशों के अंदर तीव्रता नियमित रखने में उपयोगी आता है। जैसे आपने देखा पोलराइड जो ग्लास आता है धूप वाला, ठीक है, जो धूप में जाते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, कलर क्या हो जाता है उसका चेंज हो जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी चेंज हो जाती है। फोटोग्राफी कैमरों में 3 यानी 3D चलचित्र कैमरों के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश के गुण का उपयोग विलयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए भी ध्रुवण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवर्तन। विवर्तन को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले ये मानते थे कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन अगर उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए, ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, तो जब अवरोध में से उसको गिराते हैं तो जब किनारे से टकरा के वो अपनी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे सपोज मान लो यहाँ से इस किनारे से गुजार रहे, तो यहाँ से जैसे गुजरेगा ये अपनी डायरेक्शन को थोड़ी सी बदल देगा। अब माध्यम भी एक ही है, ठीक है, तो भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी को बोला जाता है विवर्तन। ठीक है, जब अवरोधक या द्वारक के किनारों के द्वारा मुड़कर उसकी ज्यामिति छाया छिद्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यानी वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन केवल तभी प्रेक्षित होता है जब विवर्तक का मान
आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समान होता है। तरंग दैर्ध्य से क्या होगा, समान या कम होना चाहिए। ठीक है, तो यह तरंग दैर्ध्य यहाँ पे जो आपतित प्रकाश है ये जो है उससे उसका प्रकाश क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। विवर्तन एक ही तरंगा के विभिन्न भागों पे अध्यारोपण का परिणाम होते हैं। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की तरंग की प्रकृति को दर्शाता है कि तरंग की प्रवृत्ति कैसी है। प्रकाश का विवर्तन के कारण परछाई के अंदर गहरे व केंद्रीय भाग में ज्यादा गहरे, देखो आपको जिसको यूम्ब्रा बोला जाता है, यूम्ब्रा पेनुम्ब्रा, ठीक है, ये तो जैसे छाया जो बनती है, छाया जो बनती है वो दो तरह की बनती है। देखो आप देखोगे किनारे पे थोड़ी हल्की बनेगी, दो भाग होते हैं इसके, और बीच में से जो होता है वो कैसा होता है, गहरा होता है। तो इस तरह से कोई भी छाया बनती है। ठीक है, तो ये जो छाया बनती है ये किसके कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है। कैसे ये किसके कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है। किनारों पे हल्की बनती है और जो बीच में होती है वो कैसी बनती है, छाया जो होती है वो कैसी बनती है, वो गहरी बनती है। तो इसका कारण भी क्या है, विवर्तन के कारण होता है। तो विवर्तन के कारण परछाई के किनारे जो होते हैं वो गहरे, वो केंद्रीय भाग ज्यादा गहरे दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण है, विवर्तन के कारण है। अब है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया सॉरी, जब किसी धातु की पृष्ठ पर विशिष्ट आवर्ती की, दहलीय आवर्ती की, ठीक है, के बराबर या इससे अधिक आवर्ती की न्यूनतम ऊर्जा वाली धातु के कार्यफलन के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, एक का न्यूनतम ऊर्जा वाले बराबर, ठीक है, का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से युक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जैसे सपोज मान लो ये फोटोन जा रहा है, प्रकाश, ठीक है, जैसे टकराता है यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। E बराबर हाफ mv², गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और E बराबर h न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोटोन जो जा रहा है सतह पे टकरा रहा है, सतह से टकराने के बाद में ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटोन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे इससे उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यानी जब किसी प्रकाश सतह से टकराता है तो सतह में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी को बोला जाता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रकाशीय ऊर्जा के अंदर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सीधी प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल रही है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल रही है। सर्वाधिक सुग्राही जो होता है वो सीजियम होता है। कौन होता है, सीजियम होता है, जिसका कार्यफलन न्यूनतम कितना होता है, 2.14 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इसका होता है। ठीक है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था कि HV बराबर होता है 50, ठीक है, और K मैक्सिमम। देखो 50 क्या है, धातु का कार्यफलन है, ये धातु का कार्यफलन कौन सी धातु है। HV क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा है, जो फोटोन आ रहा है उसकी ऊर्जा है HV। ठीक है, ये उसकी ऊर्जा है। V जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है, कौन से टाइप का वो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति कैसी है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है जब कोई प्रकाश कहां पे गिरता है, फोटोन के रूप में सतह पे टकराता है धातु की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और जिस उसको फोटोन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वो उत्पन्न धारा को जो बोला जाता है वो प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है, और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें, सीजियम के अंदर। अब है तरंगे धमनी। ठीक है, जो तरंगे होती है एक प्रकार का विक्षोभ तरंग, ठीक है, जो किसी निकाय या माध्यम में साम्य अवस्था में विचलन को उत्पन्न कर देती है। तरंगे जो इस तरह से चलेगी, ठीक है, तरंग अपनी गति के दौरान ऊर्जा या संवेग का वहन करती है, जिसमें ऊर्जा भी होती है, संवेग भी होता है, मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तरंग संचरण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता हो या उसमें जड़त्व होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, उसमें जड़त्व होना जरूरी है। माध्यम का घनत्व एक समान होना चाहिए, बदलेगा तो सीधी सी बात है तरंग की जो होती है आवृत्ति भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। माध्यम के कणों में घर्षण कम होना चाहिए, आपस में टकराना कम होना चाहिए। जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम के कण अपने माध्यम अवस्था से इर्द गिर्द कंपन करते हैं। हालांकि इसमें स्थायी विस्थापन नहीं होता, स्थायी विस्थापन नहीं होता क्योंकि वो कंपन करते हैं, वापस वही पुण्य अवस्था में लौट जाएंगे। किसी भी एक माध्यम से
में तरंग की चाल नियत बनी हुई रहती है। सीधी सी बात है, माध्यम अगर एक ही है तो वहां पे उसकी चाल कैसी होगी, नियत बनी हुई रहेगी। ये तरंगों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो तरंगे क्या होती है, जो निकाय में साम्य अवस्था में विचलन उत्पन्न करता है। तरंग अपनी दौरान क्या होता है, उसमें ऊर्जा भी होती है, संवेग भी होता है। माध्यम प्रत्यास्थ हो, ठीक है, जड़त्व वाला होना चाहिए, ठीक है। माध्यम का घनत्व समान होना चाहिए, माध्यम के बनो घर्षण कम होना चाहिए, ठीक है। माध्यम में जो तरंग गति करती है वो अपने इर्द गिर्द कणों के बीच में क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, इससे विस्थापन नहीं होता है। किसी भी माध्यम में चाल जो होगी, समान माध्यम है, ठीक है, एक ही माध्यम है, ठीक है, तो वहां पे जो चाल जो होगी वो कैसी बनी रहेगी, उसकी नियत बनी हुई रहती है। तरंगों के वर्गीकरण अगर देखें तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है तरंगों में, उसमें होती है यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये केवल किसी माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती है, जैसे ध्वनि तरंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। विद्युत चुंबकीय ये निर्वात में उत्पन्न की जा सकती है, जैसे एक्सरे, ठीक है, प्रकाश है, यूवी रे, अवरक्त है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये जो किरणें ऐसी है जिनको पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो है उसको ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, वो आपके कानों में अगर जा रहा है तो इसका मतलब माध्यम की जरूरत है। अगर निर्वात में मैं बोलूंगा तो बिल्कुल आपके कानों में आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि इसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग गति एवं माध्यम के कणों में कंपन के आधार पर, तरंग की गति के आधार पर तो दो होती है, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। माध्यम के कणों में कंपन एवं तरंग की गति एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे की कैसे होती है, लंबवत होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसी होगी, एक दूसरे के लंबवत होती है। ये तरंगे ठोस माध्यम में अर्थात द्रव की सतह पे उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए रस्सी में तरंगे जो उत्पन्न होती है, रस्सी में इस तरह से ही होती है, ठीक है, फिर वो तरंग आगे चलती है। जल की सतह पे जल की जो लहरें बनती है, ठीक है, वेव बनती है, वो भी तरंगे कौन सी है, यही अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यमों में कंपन के कारण तरंग की गति जो होती है वो एक दूसरे की कैसी होती है, कंपन और गति दोनों एक दूसरे की कैसी होती है, लंबवत होती है। यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में निर्वात में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी ये चलते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगे। माध्यम के कणों में कंपन व तरंग की गति एक दूसरे के अनुदिश होती है, ठीक है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो जाती है। जैसे वायु में ध्वनि की तरंगे जो होती है वो कैसे कंपन करती है, जैसे ये है तो ये इर्द गिर्द यहाँ पे कंपन करेगा, ठीक है, वापस ये किसी और से टकराएगा तो वो भी कंपन करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है, खुद वहां पे डिस्प्लेस नहीं होता, केवल कंपन होता है। वो टकराने से ऊर्जा का क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वायु जो चलती है वो हमेशा किसमें चलती है, कंपन के कारण। और कंपन के कारण कभी भी, जैसे मैं बोल रहा हूं और सामने अगर आवाज जा रही है तो यहाँ के कण जो होते हैं वो चल के नहीं जा रहे हैं, सीधी सी बात है, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेट करने से अगर मैं यहाँ पेन को वाइब्रेट करा के इस पे रिमोट पे वाइब्रेट करा रहा हूं तो रिमोट वाइब्रेट करने जाएगा, ये पहले वाला जो होगा वो पुनः पहले वाली अवस्था के अंदर लौट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे मैंने ली पेन, मैंने ट्रांसफर कर दी, ये ऊर्जा है तो मैंने ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे को, तो वो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रांसफर करेगा अगले वाले को। एक पंक्ति बनी हुई होती है, ठीक है, ये मानना है अपने को कि एक पंक्ति है, पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं वो वही बैठे हुए, केवल वो कंपन कर रहे हैं, ठीक है। और कंपन से जब दूसरे को टकराते हैं तो वो दूसरे वाला कंपन करता है तो पहले वाला वापस विराम अवस्था में आ जाता है, यानी अपना ध्वनि जो थी वो आगे चली गई है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो गति जो होती है बिल्कुल क्विक होती है, बहुत कम समय में ये ध्वनि जो होती है वो अपने कानों के अंदर आ जाती है। प्रकाश से और ध्वनि की दोनों की अगर चाल को देखा जाए, स्पीड को देखा जाए, तो आप देखोगे कि जो प्रकाश की चाल जो होती है वो ज्यादा होती है किससे, ध्वनि की चाल से, ठीक है। क्योंकि प्रकाश जो होता है, जैसे बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा बिजली जो होती है वो पहले दिखाई देती है, आवाज जो होती है, गर्जना जो होती है उसकी बाद में सुनाई देती है। वायु गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, जबकि ठोस और इसमें ध्वनि तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, वो सीधी चलती है ऐसे, ठीक है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य होती है। ऊर्जा के संचरण के आधार पर प्रगामी तरंगे और अपरिगामी तरंगे, वे माध्यम में ऊर्जा का संचरण करती है, जैसे ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे ऊर्जा का क्या करती है, संचरण करती है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। वे माध्यम में ऊर्जा का संचरण नहीं करते, जैसे जड़ सिरों पे बंधे हुए तार एवं रस्सी, जैसे यहां से दोनों से बंधे हुए
ये यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह से गति करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये ऊर्जा का संचरण यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब है ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंगे होती है जो किसी माध्यम में गति कर सकती है, निर्वात में नहीं, ये याद रखना है, ठीक है। ध्वनि के लिए, गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें तीनों माध्यम में ये गति कर सकती है, ठोस में भी करती है, द्रव में भी करती है और गैस में भी करती है, तीनों में ये गति करती है। गति की स्पीड देखा जाए तो अपन जैसे मान सकते हैं कि गति की स्पीड जो होता है वो सॉलिड के अंदर ज्यादा होगी, यानी ठोसों के अंदर ज्यादा होती है, द्रव के अंदर कैसी होती है, कम होती है, ये याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि अगर जो मेटल की रॉड है, ठीक है, वहां पे अपन कोई लंबी सी रॉड है और एक कॉर्नर पे कोई व्यक्ति जो होता है वो कुछ आवाज बजाता है उससे और अपने कान रखा हुआ है तो वो तुरंत सुनाई देगा, लेकिन अगर वो वहां से चुटकी बजाएगा तो अपने को वो चुटकी सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि भाई जो ध्वनि की तरंगे है वो ठोस के अंदर क्या होती है, ज्यादा फैलती है, मतलब स्पीड जो होती है वो ठोस में ज्यादा होती है और गैस के अंदर कम होती है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। दूसरी चीज, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात भी अपने को याद रखनी है कि ध्वनि जो होती है निर्वात में कभी भी ध्वनि जो होती है वो अपने को सुनाई नहीं देगी। अगर एकदम आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर अगर कांच बिल्कुल बंद है, ठीक है, मिरर जो सॉरी वो कांच जो होते हैं वो अगर बंद है तो बंद, अगर अंदर कोई बातें कर रहा है, बाहर अपन खड़े हैं और बिल्कुल एयर टाइट है तो अपने को अंदर की हुई बातें बाहर नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। निर्वात में ये मूव नहीं करती है। तरंग की आवर्ती के आधार पर इनको 3 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। पहली, इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखो पहली चीज, एक अपन एवरेज मान लेते हैं, ये दृश्य, ठीक है। दृश्य जो श्रव्य का मतलब होता है जिनको अपन ऐसी ध्वनि जिनको अपन सुन सकते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती की ध्वनि जिनको अपन सुन सकते हैं, वो कहलाती है श्रव्य तरंगे या ऑडियोबल वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है 20 हर्ट्ज से लगाकर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होती है, या इसको लिखा भी ऐसे भी जा सकता है, 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है तो भी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हुआ होगा तो भी वो दर्शवासी है, श्रव्य तरंगे होती है, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज की जगह अगर 20 किलो हर्ट्ज लिखा होगा तो दोनों सेम ही है, ठीक है। ये होती है श्रव्य, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये श्रव्य होती है, ठीक है, ऑडियोबल होती है। अगर सपोज मान लो 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अल्प श्रव्य, अल्प श्रव्य, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है। ये कम है, 20 से कम, और इससे अधिक है, ठीक है, अधिक है तो बोलते हैं इसको अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन पराश्रव्य, पराश्रव्य, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो उसको सुना ही जा सकता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, श्रव्य, जो अपन सुन सकते हैं मनुष्य। इससे कम है तो इंफ्रा, इससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे अपन, परा, ठीक है, पराश्रव्य, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव, आपने ये अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो देखो इस श्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के कान केवल इन्हीं तरंगों को सुन सकते हैं, इससे कम ज्यादा को सुन नहीं सकते। अल्प श्रव्य अगर 20 से भी कम है, मैंने बताया 20 से भी अगर कम है, ठीक है, तो कौन सी आती है, अल्प श्रव्य में आती है या इंफ्रासोनिक में आती है। अल्प श्रव्य तरंगे जो भूकंप के लिए मुख्य प्रघाती तरंगे जो उत्पन्न होती है वो यही होती है।
ये कीट है, कुत्ते हैं, इन तरंगों का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उनको पहले पता लग जाता है जब भूकंप वगैरह आता है, तो उनका पता जो होता है वो उनको पक्षियों को, ठीक है, वगैरह को, उनको एनिमल्स को पहले लगे जाता है कि भूकंप आने वाला है। दूसरी होती है पराश्रव्य आवृत्ति, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पहली चीज, ठीक है। इन तरंगों का गर्भ शिशु की जांच के लिए, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है वो यही है, इसका उपयोग किया जाता है। तरंगों का प्रयोग कीटों व मच्छरों को भगाने में, मारने में भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक से थोड़ा ये सेंसिटिव होते हैं मच्छर वगैरह। औद्योगिक इकाई में चिमनी में जमा हुए कार्बन को हटाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अंधेरे में उड़ते हुए चमगादड़, ध्यान रखना, चमगादड़ जो होता है वो क्या करता है, अपने से शरीर से वो क्या निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, ठीक है। जब अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है, ठीक है, वो चमगादड़ के कारण, जब जैसे ये निकाल रहा है, ठीक है, यहां से निकलेगी, कोई अवरोध आ गया, ठीक है, तो ये टकरा के वापस इसके कानों के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये जैसे टकरा कर वापस इसके कानों में आ जाएगी, तो उसको सामने से लग जाएगा कि सामने कोई ना कोई क्या है, अवरोध है, तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, कि ठीक है, क्योंकि ये रात को उड़ते हैं, तो रात को उनको दिखाई नहीं देता, तो भी ये क्या होता है, उड़ते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि ये किससे उड़ते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड के कारण उड़ पाते हैं, ठीक है। ये परावर्तित किरणों को सहायता से रास्ते में अवरोध का पता लगा देते हैं। अगर कोई अवरोध है तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है उस अवरोध से टकरा के वापस जब इसके कानों में आती है, ठीक है, तो उसको पता लग जाता है कि या तो कोई शिकार है या फिर क्या कोई अवरोध है, तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है, इनसे कई बार सवाल बनते भी है। नेक्स्ट है पनडुब्बी। पनडुब्बी के मार्ग में उपस्थित अवरोध या अन्य किसी पनडुब्बी की स्थिति या गति आदि की जानकारी लेने के लिए सोनार को उपयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि नाव, जैसे सपोज मान लो कोई नाव अंदर डूबी हुई है, पानी के अंदर यहाँ पे डूबी है, या फिर कोई अवरोध है, ये कोई अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजी जाती है, ये साउंड गई अंदर, ठीक है, और जाने के बाद में क्या होगी, जैसे ये जाएगी यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है, तब इनका जो डिटेक्टर होगा वो पता लगा देगा और डिस्टेंस को पता लगेगा कि यहाँ से उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी यहाँ पे कितनी है, ठीक है। एक यहाँ उसने पता लगाया होगा तब उसको कोई ज्यादा दूरी मिली होगी, यहाँ पे दूरी कैसी है, ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पे दूरी कैसी होगी, कम होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि अंदर कोई वस्तु डूबी हुई है या फिर कोई बड़ी सी वस्तु कोई है अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पे पता लगा जाता है, इसको बोला जाता है सोनार, ठीक है। याद रखना, सोनार का उपयोग में कौन सी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग लिया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड का वहां पे उपयोग लिया जाता है, ठीक है, और इससे परासरणी जो तरंगे होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सोनार, और सोनार से की जाती है क्या, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग की जाती है। अब ध्वनियों के गुण क्या होते हैं, सबसे पहला इंटेंसिटी क्या होती है, कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ये पता लगाया जाता है कि ध्वनि कितनी तेज है, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। ध्वनि जितनी तीव्रता अधिक होगी वह ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, यानी उसकी जो इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी तो वो दूर तक सुनाई देगी। बड़े आकार के स्रोत जो उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी जो होती है तीव्रता अधिक है, ठीक है। मच्छर की तीव्रता कम होती है, तो शेर दूर से भी दहाड़ेगा तो वो अपने को सुनाई दे देगा। तीव्रता की व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। ध्वनि को किसमें नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। सामान्य बात करते हैं तो उसकी डेसिबल जो होती है वो 30 से 60 डेसिबल की होती है। अगर कोई शोर मचा रहा है तो उससे अधिक है तीव्रता, तो वो 85 से भी ज्यादा होगी तो उसको क्या बोला जाता है, शोर बोला जाता है या नॉइज बोला जाता है। यानी तीव्रता क्या बताती है कि वो कितनी उसमें तीव्रता यानी ऊर्जा उसमें कितनी ज्यादा है, ठीक है, वो ये बताती है ध्वनि, ठीक है। तीव्रता से ये पता लगता है कि वो कितना है, वो उसकी तीव्रता जो है वो ज्यादा है, वो स्रोत सो है, वो दूर तक जाएगी उसकी आवाज, ठीक है, तो ये डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। सामान्य अगर अपन बात करते हैं वो 30 से 60 डेसिबल में करते हैं, 85 से अगर अधिक है तो वो नॉइज के अंदर आती है,
ठीक है। नेक्स्ट है पिच या आवर्ती, ठीक है। पिच या आवर्ती, पिच या तारत्व जिसे बोलते हैं अपन, तो ये गुण जो होता है मोटा या पतला होना धमनी का, ऐसी धमनी जिसकी आवर्ती अधिक हो, आवर्ती अधिक हो, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। पतली धमनी होती है, अधिक तीक्ष्ण होती है और तारत्व वाली होती है, उच्च तार। जैसे सपोज मान लो ये है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से धमनी को इस तरह से गुजारूं, ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा मैंने लिया एक इस तरह से गुजार, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा है, यानी आवर्ती यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इसकी आवर्ती ज्यादा है, और इसकी आवर्ती क्या है, कम है, इसकी आवर्ती क्या है, कम, इसकी आवर्ती कैसी है, कम है, ठीक है। तो इसकी आवर्ती ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, तो इसका तारत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तारत्व पे डिपेंड, तारत्व किस पे डिपेंड करता है, उसकी आवर्ती पे डिपेंड करता है। तारत्व किस पे डिपेंड करता है, आवर्ती पे। मच्छर की धमनी में तारत्व शेर की दहाड़ से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। अभी अपन ने आया था जो क्या पढ़ा था, उसकी तीव्रता शेर की ज्यादा होती है, लेकिन आवर्ती अगर देखें, सॉरी पिच देखें तो किसकी ज्यादा होती है, मच्छर की। क्योंकि मच्छर जो होता है सॉरी, पंखों की जो गति जो होती है 1 सेकंड के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और शेर की दहाड़ जो होती है वो क्या होती है, उसकी तारत्व कम होता है। स्त्रियों की धमनी पुरुषों की तुलना में अधिक तारत्व होती है, इसलिए पतली होती है, ठीक है। एक शहनाई बज रहा है, एक ढोल बज रहा है, ठीक है, एक थाली गिरती है, ठीक है, एक ढोल बज रहा है, उसकी आवाज है, तो आप तारत्व जो है वो थाली में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। यानी पर सेकंड के हिसाब से आवर्ती जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, पर सेकंड में कितनी बार वो कंपन करते हैं, कंपनों की संख्या, उसमें लगा समय, अपॉन लगा समय, ठीक है। कितना समय लगता है वो उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी कहलाती है। गुणता क्वालिटी, अगर ध्वनि की तीव्रता और तीक्ष्णता के मिश्रित प्रभाव को से बना गुण है, जिसकी सहायता से हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी ध्वनि है। मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि की तरंग निम्न तीव्रता वाली, देहलीय तीव्रता वाली कहलाती है। जो अपन सुनते हैं वो कौन सी, मनुष्य वाली देहलीय तीव्रता वाली होती है। मनुष्य में देहलीय तीव्रता 0 डेसिबल होती है, और 0 डेसिबल जो होती है वो कितने 10 या 12 वॉट पर मीटर, ठीक है, देहलीय तीव्रता वाली होती है, मीटर स्क्वायर। डेसिबल 10 डेसिबल 10 की घात -11 वॉट मीटर ध्वनि रोधी कमरे में जहां पे अपन बात करते हैं वो इतना होता है। 20 डेसिबल से इसका मतलब है 10 की घात -10 वॉट मीटर पर स्क्वायर, जिसमें रेडियो, टीवी आदि रिकॉर्डिंग रूम होते हैं, ठीक है। और 30 डेसिबल जिसमें 10 टू पावर -9 वॉट मीटर स्क्वायर होता है। शांत अगर कमरा है तो उसका इतना पैमाना होगा। ये इसके गुण है। नोट, WHO ने माना कि 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि क्या कहलाती है, शोर कहलाती है, ठीक है, नॉइज कहलाती है। ध्वनि के संचरण में केवल माध्यम में ही संभव है, निवर्त में संभव नहीं है। माध्यम में ध्वनि का संचरण उसे प्रत्यास्थता, घनत्व, ताप आदि पे निर्भर करता है, अभी बताया था, ठीक है, कि वो क्या करेगा, उसमें घनत्व पे निर्भर करेगा, ताप पे भी करेगा, ठीक है। ताप जितना ज्यादा होगा ध्वनि की वेग जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। ध्वनि के माध्यम का प्रभाव, जिस माध्यम में प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि का वेग भी अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, गैसों में न्यूनतम होता है। आप देखो तो ठोस में ज्यादा है वेग, द्रव में कम है, और गैस में उससे भी कम है। एल्यूमिनियम में ज्यादा होगा, ठीक है, निकल में कम होगा, स्टील में कम होगा। ध्वनि का तापमान पे प्रभाव, ताप बढ़ने के साथ में ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, सीधी बात है। काइनेटिक एनर्जी, कंपन करता है तो कंपन बनेगा, ठीक है। जब ताप में परिवर्तन दुगुना हो जाए, तिगुना हो जाए, सौगुना हो जाए तो सीधी सी बात है V समानुपाती है √T के, ठीक है। ये ताप जितना बढ़ेगा उतना का उतना क्या बढ़ेगा, ये V भी बढ़ेगा। जब तापमान में परिवर्तन आता 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 25 डिग्री का, तो ये ताप में T कितना था, बाद में कितना हुआ, ठीक है। और 0.61 T जो होगा वो उससे अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, उसकी तीव्रता, ध्वनि का जो ताप का प्रभाव जो होगा वो अपने पास में आ जाएगा कि वो कितनी दुगनी बढ़ी है या कम हुई है, चाल।
नेक्स्ट है, न्यूटन ने वायु की ध्वनि के संचरण में समतापी प्रक्रम माना, लेकिन लाप्लास ने न्यूटन के कथन को संशोधन करते हुए बताया कि वायु में ध्वनि का संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम। कैसा है? रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है? जिसमें ना ऊर्जा का होता है, गेन होता है, ना ही क्या होता है, बढ़ती है। ना तो नष्ट कह सकते हैं अपन, ना रुद्धोष्म, ना तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। वो ध्वनि का दाब का प्रभाव क्या होगा? यदि नियत तापमान नियत रहे और दाब में परिवर्तन से ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब अगर ताप नियत है तो ध्वनि का घनत्व पे प्रभाव इसका पड़ेगा। माध्यम में घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही ठोस बनेगा ज्यादा, ठीक है, तो उसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बारिश होने के बाद में जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है तो घनत्व में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है, जिससे ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बारिश के मौसम में दूर की ध्वनि भी क्या होती है? सुनाई देती है। ध्वनि में गैसों का अनुभार, भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होती है, जबकि हल्की गैसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अभी बताया, ठीक है। घनत्व जिसका ज्यादा होगा ध्वनि की चाल उसमें कम होगी, ठीक है। लिख देता हूं, घनत्व ज्यादा, ध्वनि की चाल कम, चाल कम होगी, ठीक है। घनत्व ज्यादा होगा तो ध्वनि, तो भारी होगी तो सीधी सी बात है उसका घनत्व ज्यादा हो गया, ठीक है। और सीधी सी बात है हल्की गैस होगी तो उसमें चाल क्या होगी? अधिक होगी। तो ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि जो समानुपाती है 1 गैस का अनुभार कितना है? अंडर रूट अनुभार कितना है? अंडर रूट है ये, ठीक है। अनुभार तो भार जितना ज्यादा होगा, ठीक है, चाल उसमें उतनी ही क्या होगी? कम होगी। घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसकी चाल क्या होगी? घनत्व ज्यादा होगा तो चाल उतनी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अनुभार ज्यादा है, हल्की होगी जितनी, ठीक है, तो उसमें चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है ध्वनियों के बारे में, ठीक है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, सीधी सी बात है। और ध्वनि के दाब, ध्वनि के अलग अलग जो होती है फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है, आवृत्ति अलग है, तीव्रता अलग है, तारत्व होता है, तारत्व डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।